रेस्पिरेशन एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर 7 लाइफ प्रोसेस के बारे में आगे बढ़ेंगे। इसके पहले के 2 वीडियोस में हमने न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट पूरा कवर किया है। अब ये इस लेसन का 3rd वीडियो है जिसमें हम लोग रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले रेस्पिरेशन से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों टॉपिक्स को एक साथ पढ़ने का रीज़न ये है कि ये दोनों टॉपिक अगर एक साथ मिक्स भी करके पढ़ेंगे तो भी ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं जाने वाला है, इसलिए ये दोनों हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर हम लोग यही सारे प्रोसेसेस को प्लांट्स में पढ़ेंगे, तो वो भी एक वीडियो जो है वो लेगा ही। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग रेस्पिरेशन एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। अब सबसे फर्स्ट थिंग कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे ही इनहेल एंड एक्सहेल करते रहते हैं गैसेस को। इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये पूरा जो प्रोसेस चल रहा होता है उसको ही हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। इस वाले में जो हमारे सेल्स होते हैं वो हमको हेल्प करते हैं। तो सेल्स का काम क्या है कि जो भी फूड है उसको ऑक्सीडाइज करके हमको एनर्जी प्रोवाइड करना। अब ये जो सेल हैं उनको ये प्रोसेस करने के लिए जो ब्लड एंड लिम्फ है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं, और उसी न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करके ये जो सेल हैं वो फंक्शन करते हैं। तो ये जब फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज़ किए, इसी वाले प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। अब ये जो रेस्पिरेशन है उसके थ्रू जो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, यही एनर्जी जो है वो सारे ही लाइफ प्रोसेस को कैरी करने के लिए एसेंशियल होता है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, वो सब के सब रेस्पायर करते हैं पूरे दिन, और उसके लिए कांस्टेंट जो है एक्सचेंज होता रहता है गैसेस का बिटवीन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट। इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है, एनर्जी गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होते रहते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए एक बहुत ही इलेबोरेट सिस्टम प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, सब में। प्लांट्स में जो है वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। वहीं डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जैसे किसी में वेसल्स, किसी में गिल्स, किसी में स्किन से ही रेस्पिरेशन हो जाता है, तो कहीं लंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस गैसियस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं। अब जो लंग्स है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगे, सिंगल नहीं होगा, 2 होगा। इसके अलावा एक रेस्पिरेटरी ट्यूब होता है जो कि नोज से लेकर के लंग्स तक कनेक्ट करता है, और उसी ट्यूब के थ्रू गैसेस जो है वो एक्सचेंज होते रहते हैं, और ये पूरा एक नेटवर्क फॉर्म करता है, और उसको ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, जो कि यहाँ हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे जो दिया है ये पूरा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम लोग बोलेंगे। ये जो वेसल्स जा रहे हैं यहाँ नोज से लेकर के लंग्स तक, एंड उसके बाद ये जो लंग्स वाला पूरा पार्ट है, ये सबको ही कंबाइन करके हम लोग रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस देखेंगे, और इसी को ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो लंग्स है, क्योंकि वो एक पेयर में प्रेजेंट है, तो जो राइट साइड वाला लंग है वो स्लाइटली लार्ज साइज़ का होता है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट वन। लेफ्ट वाले के कंपैरिजन में राइट जो है वो थोड़े बड़े साइज़ का होता है। ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन है जो शायद आज आपको मिला होगा, या हो सकता है आप में से कुछ लोग ये बात पहले से भी जानते होंगे। अब यहाँ आप इस फिगर में रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। इसको अभी मैं आपको इलेबोरेट कर दूँगी डायग्राम से भी एंड आगे थ्योरी में भी। ये जो हमारे लंग्स होते हैं ना, वो एक्चुअल में स्पॉन्जी स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड इन्हीं स्ट्रक्चर्स में रेस्पिरेटरी ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे रेस्पिरेटरी ट्यूब्स। अब ये जो ट्यूब्स हैं, इनका जो एंड होता है ना, वो बहुत सारे एयर सैक से मिलकर के बना हुआ होता है, जो कि एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाले फिगर में हम लोग देख सकते हैं ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये लंग्स है। लंग्स के अंदर में बहुत सारे रेस्पिरेटरी ट्यूब्स प्रेजेंट है। यही रेस्पिरेटरी ट्यूब्स जो है उनमें से किसी एक को अगर हम लोग थोड़ा सा एलेबोरेट करके देखें तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, जहाँ पे ये जो ट्यूब्स हैं वो एंड में आकर के और भी ज़्यादा ब्रांच्ड हो जाते हैं, प्लस हर ब्रांचिंग के भी एंड में यहाँ पे ये छोटे छोटे बबल्स जैसा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा एक बंडल में प्रेजेंट होता है, और इसी बंडल को हम लोग एल्वियोलाइज बोलते हैं। ये जो एल्वियोलाइज हैं वो उनका जो फंक्शन है यहाँ पे वो ये है कि मतलब अगर पहली चीज़ तो ये कि अगर इन एल्वियोलाइज को हम लोग अगर स्प्रेड कर दें, क्योंकि वहाँ तो बंडल के फॉर्म में है, एक बंच बना करके रह रहा है, तो अगर हम लोग उसको स्प्रेड कर दें तो वो अराउंड 100 स्क्वायर मीटर्स का जो एरिया है वो कवर कर लेगा। अब ये जो एल्वियोलाइज है यही क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। इतना सारा सरफेस जो प्रेजेंट हो रहा है, उसी सरफेस से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो ब्लड वेसल्स हैं एल्वियोलाई वॉल्स के, वो बहुत ही फाइन होते हैं, और इतने फाइन होने के वजह से ही वो ऑक्सीजनेशन जो है ब्लड का उसको फैसिलिटेट करते हैं, और जो ब्लड हार्ट से वहाँ पे आ रहा है उसको क्या करते हैं, ऑक्सीजनेट करते हैं। क्योंकि जब हम लोग रेस्पिरेशन वाला, इससे पहले जब ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग पढ़ रहे थे, तो ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा था कि लंग्स के अंदर में जब ब्लड आता है तो वो ऑक्सीजनेट होकर के यहाँ से बाहर जाता है, तो उसके ऑक्सीजनेशन में यही एल्वियोलर वॉल जो है वो हेल्पफुल है। यही एल्वियोलाइज के ही हेल्प से वहाँ पे ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से वापस कहाँ, हार्ट में पंप हो जाता है। अब मेनली जो ऑक्सीजन है ब्लड में वो डिफ्यूज़ होता है, ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से बाहर आ जाता है। इन्हीं एल्वियोलाइज में ये सारा प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। और जो लंग्स हैं, वो जो जो भी उसमें इन्फेक्शंस
या फिर डस्ट या स्मोक, ये किसी भी चीज़ से जो लंग है वो बहुत जल्दी ही अफेक्ट हो जाता है। अब जब हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं तो ब्रीथिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे एयर जो है वो इन और आउट जा रहा होता है। तो इस प्रोसेस में अल्टीमेटली जो है वो क्या है कि इंटरनल एनवायरनमेंट जो है सेल्स का वो मेंटेन रहता है और उसमें जो भी सारे सब्सटेंस प्रेजेंट हैं उन सारी चीज़ों को वो मेंटेन करके रखता है। और इस पूरे प्रोसेस में डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल होता है। अब डायफ्राम क्या है, तो वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि थोरैकिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है कि रिब्स के जो मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट करता है एंड लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में ये हेल्प करता है। अब यहाँ इस फिगर से हम लोग डायफ्राम को समझ सकते हैं। दो चीज़ बोला, थोरैकिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। तो देखो अब एब्डोमिनल कैविटी क्या है कि ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको पहले, तो ये रबर टाइप का स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। अब ये डायफ्राम के नीचे का ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको एब्डोमिनल कैविटी बोल रहे हैं। एब्डोमिनल कैविटी मतलब क्या है, इससे नीचे आप आओगे तो आपका स्टमक वाला एरिया आ जाएगा और इसके ऊपर जब आप जाओगे तब इस एरिया को यहाँ पे लिखा है थोरैकिक कैविटी। लंग्स के आसपास में ये जो भी एरिया प्रेजेंट है ना अंदर में, इस पूरे को ही हम लोग थोरैकिक कैविटी बोलते हैं। ये जो ब्लैंक स्पेस जो दिख रहा है वो, तो उसी को ना कैविटी बोलेंगे, जो स्पेस है उसको। तो ये वाला थोरैकिक कैविटी और इसके इधर एब्डोमिनल कैविटी, दोनों के बीच में ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको बोलते हैं डायफ्राम। यही डायफ्राम जो है वो लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। अब वो कैसे करता है, तो उसमें क्या दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर में कि जब यहाँ पे हम लोग जब इनहेल कर रहे हैं, जब गैसेस अंदर आ रहे हैं, तो ये जो रिब्स हैं वो सारे एक्सपैंड होते हैं। रिब्स एक्सपैंड होंगे उस कंडीशन में जो डायफ्राम है वो कैसा रहता है, कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। खुद कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा तभी तो किसी और को एक्सपैंड होने देगा ना। अभी यहाँ पूरा हम लोग उसके मैकेनिज्म को पढ़ सकते हैं क्या हो रहा है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा और फ्लैट होने की वजह से जो रिब केज है वो एक्सटेंड हो पाएगा बाहर की तरफ और उसके वजह से थोरैकिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डायफ्राम क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और रिब केज जो है वो एक्सटेंड हुआ है। तो उसकी वजह से थोरैकिक कैविटी का एरिया जो है वो बढ़ जाएगा और एयर जो है वो लंग्स के अंदर फ्लो होता है। अब नेक्स्ट इसी में ही अपोजिट जाएंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब वो एरिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम हम लोग का जब रिलैक्सेस पोजीशन में है, देखो दो पोजीशन दिया है ना यहाँ पे, कौन कौन सा पोजीशन है। फर्स्ट यहाँ हम लोग देखें, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में है, जब वो सिकुड़ गया है तब उस केस में वो फ्लैट हो जाता है। अब वही हम लोग देखेंगे जब रिलैक्स पोजीशन में है, यानी कि अब वो थोड़ा फैल जाएगा। जब वो फैल गया है तो क्या होगा कि अब रिब केज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसके वजह से जो एयर है वो बाहर फ्लो होगा, लंग्स के बाहर। अब जो है हम लोग की बॉडी में एक टाइम में 4 से 6 लीटर एयर जो है वो क्या होता है, लंग्स के अंदर आता है जब हम लोग ब्रीथ करते हैं। अब देखो 4 to 6 लीटर जो है वो अंदर आया है, तो ये पूरा का पूरा बाहर नहीं जाता है। इनमें से 1.5 से लेकर के 2.5 लीटर्स जो है एयर वो हम लोग के लंग्स के अंदर बच जाता है। अब यहाँ पे एयर को लीटर्स में लिखा है, तो ऐसा नहीं कि एयर को लीटर में मेजर किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे लिखा है, ठीक। तो पूरा का पूरा जो एयर हम लोग इनहेल करते हैं ब्रीदिंग के टाइम पे, वो पूरा का पूरा जो है वो बाहर नहीं जाता है, उसका थोड़ा सा रीजन जो पोर्शन है वो लंग्स के अंदर बच जाता है। अब अगर हम लोग की बॉडी में कोई एक पोर्शन, क्योंकि लंग जो है वो पेयर में प्रेजेंट है, तो कोई एक लंग अगर फंक्शन नहीं कर रहा है तो जो दूसरा है वो उसके फंक्शन को टेक ओवर कर लेता है। और सेम यही चीज़ किडनीज़ के साथ में भी होता है। अगर एक किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है तो दूसरा किडनी जो है वो दोनों के काम को संभाल लेता है। और इसी तरीके से हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ में चलते रहते हैं और इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से जो ह्यूमन बीइंग है उनका बॉडी जो है वो अपना फंक्शन सारा कर पाता है। यहाँ पे एक वार्निंग दिया हुआ है, जो स्मोकिंग करते हैं ना, स्मोकिंग की वजह से एक्चुअल में ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो उसमें स्वेलिंग आ जाता है और इसी स्वेलिंग की वजह से म्यूकस जो है वो ज़्यादा सेक्रेट होने लगता है। जब इसका सेक्रेशन ज़्यादा होगा ना तो जो पासेज था जहाँ से एयर पास हो रहा है वो नैरो हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा। और इसके अलावा जो इन्फेक्शंस हैं उनके भी चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं और अगर इन्फेक्शन आ गया इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो फैटल डिजीजेस हो सकते हैं, जिसका कि सिम्टम कफिंग होता है और साथ में ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आने लगता है। इसलिए स्मोकिंग जो है वो ना सिर्फ उस इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है जो स्मोक कर रहा है, बल्कि उसके फैमिली को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है, व्हाइल स्वेलिंग फूड आवर ब्रीदिंग स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट, लेट अस डू एन एक्टिविटी टू फील दिस। अब ये होता है कि जब हम लोग कभी फूड इनटेक कर रहे होते हैं उस टाइम पे ब्रीदिंग रुक जाता है। अब उसको एक एक्टिविटी से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करना है आपको एक्टिविटी 5 में, कि एक पीस ऑफ पेपर लेना है और उसको आपके अपने नोज़ के पास में होल्ड करना है और ब्रीथ करना है। जब आप ब्रीथ इन करेंगे तब उस केस में जो पेपर था वो आपके नोज़ में स्टिक हो जाएगा और वहीं पे जब आप ब्रीथ आउट करेंगे तो वो पेपर जो है वो दूर हो जाएगा। अब इस ये क्यों हुआ? जैसे आप जब ब्रीदिंग स्टॉप कर दे रहे हो तो वो जो है वो रुक जा रहा है वहीं पे, और जब आप ब्रीथ कर रहे थे तो क्या हो रहा है कि वो आपके पेपर वहाँ पे स्टिक हो जा रहा है। सिंपल रीज़न है, क्योंकि आप ब्रीथ इन कर रहे हो तो एयर अंदर जा रहा है, इसलिए पेपर जो है वो साथ में अंदर जाता हुआ नज़र आता है और वहीं पे जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हो तो वो बाहर आ जाएगा, आपके नोज़ से बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट आपको
फूड स्वैलो करना है, मतलब खाते खाते सेम यही प्रोसेस को रिपीट करना है। अब इस केस में क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है, जब आप खाते खाते सेम यही प्रोसेस करोगे तो क्या खाते वक्त जो है ब्रीथ कर रहे हो तो क्या ये पेपर आपके अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखो, ये जो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो दोनों में ही हम लोग देख रहे हैं कि एक पाइप है जो आपके नोज से अंदर की तरफ आ रहा है, एक में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज से अंदर की तरफ आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग देखे थे माउथ से अंदर की तरफ आ रहा है। दोनों ही केस में वो जो पाइप है वो सेम एरिया से तो क्रॉस होते हुए आ रहा है, तो इन दोनों के ओपनिंग और क्लोजिंग को एक वाल्व है वो में रेगुलेट करता है। जैसे जब हम लोग फूड सैलो करते हैं तब उस टाइम पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये वाल्व बंद कर देता है, और जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तब उस टाइम पे फूड वाले ट्रैक्ट को ये वाल्व बंद कर देता है। तो अगर हम लोग जल्दी-जल्दी खाने लगते हैं ना जब भी, तो यही रीज़न है कि क्या होता है, हम लोग कभी-कभी अटक जाता है ना खाना, तो यही रीज़न है। जब हम लोग जल्दी-जल्दी खा रहे हैं एकदम तो स्वैलोइंग भी हो रहा है और उसी टाइम पे रेस्पिरेशन भी हो रहा है, तो इस टाइम पे ये जो वाल्व है वो ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए फूड को कॉन्स्टेंटली जब भी हम लोग खा रहे हैं तो धीरे-धीरे खाना चाहिए। और अगर वो इसको ठीक से फैसिलिटी ये फंक्शन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि फूड गलती से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है, और जब वो वहाँ एंटर हो जाता है तो मसल्स जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उस फूड को बाहर की तरफ एक्सपेल कर देते हैं, साथ में हम लोग को कफिंग होने लगता है। जो एयर इस ट्रैक्ट के अंदर में फिल हो गया था वो इस फूड को बाहर की तरफ धकेल देता है, और जब वो बाहर जाता है तो साथ ही में थोड़ा-सा एयर भी है वो भी बाहर चला जाता है। ब्रीदिंग के टाइम पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयर इन और आउट हो रहा होता है, तो जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, अंदर की साइड सांस लेते हैं, तो जब एयर अंदर जाता है तब उस प्रोसेस को हम लोग इनहेल बोलते हैं, और जब एयर बाहर जा रहा है उसको हम लोग एक्सहेल बोलते हैं। जो एयर एक्सहेल हो रहा है वो स्लाइटली वार्म होता है, उसमें लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, और जस्ट उसके कॉन्ट्रेरी में इनहेल जो हम लोग किए थे वो वाला रहेगा। वो गैस क्योंकि बाहर का जो भी एक टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, बॉडी टेम्परेचर तो अंदर से थोड़ा गर्म ही रहता है ना, इसलिए अंदर से आने वाला जो एयर है वो हल्का गर्म हो जाता है। वहीं जो हम लोग बाहर से लिए थे उसका टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में तो थोड़ा कोल्ड रहेगा। अब यहाँ हम लोग टेम्परेचर को भी पढ़े थे, एक्चुअल में वो एयर गर्म नहीं है, लेकिन अब हम लोग कंपेयर करके पढ़ रहे हैं ना, तो एक दूसरे के कंपैरिजन में वो गर्म है, ऐसा है। जैसे हम लोग लेसन 3 में पढ़े थे, टेम्परेचर स्केल जहाँ पढ़ रहे थे। तो जब हम लोग अब इनहेल कर रहे हैं उस टाइम पे गैस का जो भी टेम्परेचर होगा वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा-सा ठंडा होगा, और वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेज़ेंट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो कम होगा। अब देखो, जब हम लोग एयर जो एक्सहेल किए हैं वो और जो इनहेल किए हैं वो, इन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है, जो अमाउंट है, वो कितना है उसको हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ सकते हैं जो यहाँ पे दिया है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको चाहिए 2 बॉइलिंग ट्यूब्स या फिर टेस्ट ट्यूब। उसके अलावा एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए, लाइम वाटर चाहिए जो कि हम लोग फ्रेशली बनाए होंगे, 2 स्ट्रॉ चाहिए या फिर उसकी जगह एम्प्टी रिफ़िल यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी 2 ग्लास के ट्यूब्स यूज़ करते हैं। रबर कॉर्क चाहिए और 2 होल होने चाहिए उस कॉर्क में। थोड़ा-सा व्हीट डो चाहिए। ये डो का एक्चुअल में यहाँ पे रिक्वायरमेंट, यहाँ जब हम लोग पाइप्स अंदर डालेंगे ना तो उसको फिक्स करने के लिए, तो वहाँ वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब पूरे अपैरेटस को ऐसे ही सेट करना है जैसा यहाँ फिगर में दिया हुआ है। ए और बी करके लेबल किया है, 2 टेस्ट ट्यूब को लिया है। अब हम लोग अंदर में क्या फ़िल किए हैं, तो इसके अंदर में हम लोग को एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो लाइम वाटर था वो फ़िल करना है दोनों ही ट्यूब्स में, और उसको ए और बी लेबल कर दिए हैं, ठीक। अब 2 पाइप तो यहाँ पे दिख ही रहा है ना, एक है जो इस एयर के अंदर तक जा रहा है और एक आपको दिख रहा है कि मतलब लिक्विड के अंदर तक जा रहा है, और एक है जो बाहरी साइड है। 2 ट्यूब्स हम लोग ले लिए हैं। जो बाहर साइड है वो ऑब्जर्वेशन के लिए है, और जो अंदर साइड जा रहा है वो एक्सपेरिमेंट को कैरी करने के लिए है। तो अब आपको क्या करना है कि ए और बी दोनों के अंदर आपको एयर ब्लो करना है। अब एयर जो ब्लो करेंगे उसमें आप जो ए वाला टेस्ट ट्यूब है उसमें डायरेक्टली अपने मुँह से एयर जो है वो अंदर डालेंगे, और दूसरा जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें हम लोग किसी भी सिरिंज या फिर कोई पिचकारी के हेल्प से हम लोग उसमें एयर डालेंगे। मतलब फर्स्ट वाले में एयर कहाँ गया, आपके माउथ से, और दूसरे वाले में सिरिंज से। तो जो आपके माउथ से गया है वो कौन सा एयर है, जो आपके बॉडी से आ रहा है, और ये जो एटमॉस्फेयर से आ रहा है वो दोनों हैं। अब इन दोनों में हम लोग को नोटिस करना है कि दोनों में से किस केस में लाइम वाटर जो है वो जल्दी से मिल्की हो जाता है। अब ये क्लास 8 के साइंस में हम लोग पढ़े थे कि लाइम वाटर को मिल्की कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों ही ट्यूब्स के जो एयर हैं वो, इन दोनों ही ट्यूब्स में जो लाइम वाटर था वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, क्योंकि हम लोग दोनों में ही एयर पास कराए हैं और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन इन दोनों में से किस में जल्दी हो जाएगा उससे पता चलेगा कि किस में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था। तो ऑब्जर्वेशन में आपको क्या आएगा,
कि जब हम लोग अपने माउथ से जिसमें एयर ब्लो किए थे ना, वो वाले में जो लाइम वाटर है वो जल्दी मिल्की हो जा रहा है, और वहीं पे जब हम लोग एटमॉस्फेयर से जो डायरेक्टली हम लोग सिरिंज या पिचकारी की हेल्प से जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कराए थे, वो वाले में लाइम वाटर को मिल्की होने में टाइम लग रहा है। यानी कि जब हम लोग खुद से जो इनहेल्ड एयर है उसको जब हम लोग करा रहे हैं, देखो इनहेल्ड एयर जो हम लोग एटमॉस्फेयर से हम लोग के बॉडी में जाता है वही एयर तो था ना जो हम लोग सिरिंज से पास कराए, उस एयर के कंपैरिजन में जो एक्सहेल्ड एयर है, एक्सहेल्ड एयर और इनहेल्ड को आप समझना ना, यहाँ पे इनहेल्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस एयर के लिए जो हम लोग सिरिंज से पास कराए थे, क्योंकि एटमॉस्फेयर का एयर हम लोग सिरिंज से पास कराया था और वही एयर हम लोग इनहेल करते हैं, इसलिए वहाँ यहाँ पे उसको इनहेल्ड एयर लिखा है। और वहीं पे एक्सहेल्ड एयर मतलब जो हम लोग अपने माउथ से उसके अंदर डाले थे, क्योंकि वो हम लोग के बॉडी से उसमें जा रहा है, वो एक्सहेल्ड एयर है। तो ये जो एक्सहेल्ड एयर है उसमें ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट क्या था, ज़्यादा था, और इनहेल्ड एयर में उसके कंपैरिजन में कम था, इसीलिए ही एक्सहेल्ड एयर वाले टेस्ट ट्यूब में जो लाइम वाटर था वो जल्दी मिल्की हो गया। अब वो एक्स्ट्रा CO2 जो इस एक्सहेल्ड एयर में है वो कहाँ से आया, उससे पहले यहाँ पे कुछ एक डू यू नो करके दिया है, इसको देख लेते हैं। एट रेस्टिंग फेज नियरली अ वॉल्यूम ऑफ 1 स्क्वायर फुट ऑफ ऑक्सीजन इज यूज इन आर बॉडी। रेस्टिंग फेज में इतना ऑक्सीजन हम लोग के बॉडी में यूज़ होता है, और नियरली 10 टाइम्स, इससे 10 टाइम्स ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो एक्सरसाइज के टाइम पे यूज़ होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सपेल कर रहे हैं वो उसमें ऑक्सीजन जितना हम लोग यूज़ किए थे उससे थोड़ा कम ही कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकालते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज़ होगा, तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा हम लोग के ब्लड में, और इसके वजह से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और वहीं अगर ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज़ हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज़ हो गया तो हम लोग का ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल रहता है। हाँ, तो अब इन दोनों केसेस में से अब हम लोग को ये देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग की बॉडी से जो एयर आ रहा है उसमें एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया। तो देखो ये वाले प्रोसेस को देखो, यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, 6 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं ना, C6H12O6 लिखते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज जो है उसके ब्रेकडाउन से पाइरूवेट बनता है, उसी चीज़ को ही यहाँ पे थ्योरी में दिया है जो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ फिगर से बता रही हूँ। तो ये जो ग्लूकोज है उसमें कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन वाला ये कंपाउंड है, इससे पाइरूवेट बनता है इसके ब्रेकडाउन से, जो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, यानी कि एक ग्लूकोज से 2 पाइरूवेट्स बनेंगे। अब ये जो पाइरूवेट्स हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के एब्सेंस में 2 टाइप से ब्रेक होता है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस केस में ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये प्लांट्स में देखे हैं हम लोग। और वहीं पे जब ऑक्सीजन एब्सेंट है उस केस में भी ये एनर्जी तो बना ही रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहे या एब्सेंस में रहे एनर्जी तो ये फॉर्म करता ही है तीनों केस में। लेकिन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया है, वहीं पे इसके एब्सेंस में अगर यही चीज़ एनिमल्स में हुआ है तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और यही चीज़ अगर प्लांट्स में हुआ है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब ये देखो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड बना है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड बना है, सिंपल चीज़ है कि जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड था वो कहाँ से आया, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से आया है। अब यहाँ पे एक टर्म है कि जो फर्मेंटेशन है वो क्या होता है, तो फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको कि हम लोग एनारोबिक कंडीशन बोलते हैं ना। एरोबिक एनारोबिक कंडीशंस थे, एरोबिक जहाँ एयर के प्रेजेंस में कोई भी चीज़ हो रहा है, और एनारोबिक मतलब एयर के एब्सेंस में। तो फर्मेंटेशन जो है वो एक प्रोसेस है जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एयर के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ये जो है वो नेचुरली भी हो रहा होता है, और इंडस्ट्रीज़ में भी इसको कराते हैं। इंडस्ट्रीज़ में ये इसलिए यूज़फुल है क्योंकि वहाँ पे इसका यूज़ करके हम लोग बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड्स बना सकते हैं, लाइक इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड। अब ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का वो तो एनर्जी रिलीज़ करता ही है, तो सारा ही लिविंग वर्ल्ड जो है वो सेम उसी बात पे, यहाँ फिगर 9 दिया है, एक्चुअल में वो 10 को बताना चाह रहा है यहाँ पे, जो हम लोग जस्ट यहाँ पे अभी देखे थे फिगर 10, इसी चीज़ को वो बता रहा है कि इसी पाथवे से सारे ही ऑर्गेनिजम्स में जो है वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। Respiration is a process that involves all the process from gaseous exchange to the breakdown of digested food to the release of energy। तो रेस्पिरेशन का ओवरऑल एक क्या निकल कर के आया यहाँ पे कि वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सभी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, मतलब गैसेस के एक्सचेंज भी, फूड का डाइजेशन भी, और उसके बाद जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो भी, ये सब कुछ जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूड हो ही जाता है। और ये जो रेस्पिरेशन है उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ जो है वो यूज़फुल होते हैं जो हमारे बॉडी में यूज़ हो जाते हैं, और वहीं पे कुछ हार्मफुल होते हैं जो कि एक्सपेल हो जाते हैं। अब देखो, विच प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम आवर बॉडी। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था जो कि हमारे बॉडी से एक्सपेल हो जा रहा है। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा था और वो हम लोग के लिए ज़रूरत नहीं था, तो वही जो है वो यहाँ पे एक्सपेल हो जा रहा है। और कैसे हो रहा है, तो वो एक्सपेल हो रहा है जब हम लोग ब्रीद आउट कर रहे हैं ना, बाहर की तरफ जब हम लोग सांस छोड़ रहे हैं उस टाइम पे। अपार्ट फ्रॉम ग्लूकोज विच अदर कंपाउंड्स रिलीज एनर्जी। ग्लूकोज के अलावा और सारे कंपाउंड्स कौन से हैं जो एनर्जी रिलीज करते हैं।
तो ग्लूकोज जो है वो एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज के अलावा बाकी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं। एंड वैसे ही जो फैट है वो भी एनर्जी रिलीज़ करता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द अदर प्रोसेस इन विच प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो क्या इसके अलावा और कोई प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में बने हैं जो कि हार्मफुल हैं या फिर अननेसेसरी हैं, वो सारे जो हैं वो एक्सपेल होंगे। तो यस, ऐसा प्रोसेस प्रेजेंट है और उसके लिए एक अलग सिस्टम प्रेजेंट है बॉडी में जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो, कुछ ऐसे प्रोसेस जो हम लोग कंज्यूम, जैसे हम लोग जो भी सारा चीज़ प्रोडक्ट बनाए उसमें से जो यूज़लेस रह गया, जो हम लोग को बाहर निकालना है, वो अलग अलग तरीके से निकलता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब हम लोग ब्रीद आउट करते हैं तो निकल गया। एक्सेस सॉल्ट जो हमारे बॉडी में बना है वो स्वेटिंग में निकल जाता है। यूरिया और यूरिक एसिड जो है वो यूरिन में रिमूव हो जाते हैं। तो ये जो यूरिन फॉर्म हो रहा है, यही जो है वो अलग से ही हमारे बॉडी में होता है और उस पूरे यूरिन मतलब बॉडी में कितना बनेगा उसको कंट्रोल करना, उसके वॉल्यूम को कंट्रोल करना और उसको कैसे वो बाहर निकलेगा बॉडी से, ये सारे चीज़ को रेगुलेट करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। नॉर्मली हमारे बॉडी में पर डे 1.5 लीटर तक यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन क्या हॉट और ड्राई सीजन्स में भी ये जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है या रिड्यूस हो जाता है? अगर रिड्यूस हो जाता है तो इस यूरिन के वॉल्यूम को एक्चुअल में क्या होता है? और जब हम लोग ज़्यादा पानी पीते हैं तब वो यूरिन का जो वॉल्यूम है वो कैसा रहता है? और वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीज इफ़ वी स्वेट अ लॉट। अगर ज़्यादा आपको स्वेटिंग हो रहा है उस केस में यूरिन के वॉल्यूम में क्या सारे चेंजेस आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं अभी यहाँ पे हम लोग डील करेंगे इस पूरे टॉपिक को, कि यूरिन कैसे फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़, जब हम लोग ज़्यादा पानी पीते हैं उस केस में यूरिन जो है वो ज़्यादा बनता है। और वैसे ही इसके अलावा जो वाटर है या यूरिया है या यूरिक एसिड है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। एंड डॉक्टर्स एक्चुअली जब हम लोग का हेल्थ टेस्ट कर रहे होंगे तो ब्लड और यूरिन के टेस्ट वो वहाँ पे ज़रूर करते हैं। वो ही दो चीज़ें हैं जो कि जिनमें कि अदर सब्सटेंस का जो अमाउंट है वो कितना प्रेजेंट है, उस बेसिस पे ही हमारे बॉडी के हेल्थ का पता चलता है। जैसे यहाँ पे ये एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कंपेयर कर सकते हैं हम लोग ब्लड में और यूरिन में ये सारी चीज़ों का प्रेजेंस। जैसे ग्लूकोज है उसका एक यहाँ पे नॉर्मल रेंज दिया है कि 82 mg पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज जो है वो बॉडी में मतलब ब्लड में प्रेजेंट होना चाहिए। और वैसे ही यूरिन में 65 mg पर डेसीलीटर प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहाँ देखो रिजल्ट में हम लोग देखते हैं कि 70 से 100 के बीच में वो आ रहा है, वेरी कर रहा है, और यहाँ 50 से 80 के बीच में। वैसे ही यूरिया जो है वो ब्लड में 29 mg प्रेजेंट होना चाहिए और यूरिन में 35। यूरिक एसिड 7.5 ब्लड में और 800 mg यूरिन में। और टोटल प्रोटीन का जो काउंट होगा वो 7.6 ग्राम दिया है ना, बाकी सारा मिलीग्राम था लेकिन ये ग्राम में दिया है, तो 7.2 ग्राम और यहाँ पे 0.9 ग्राम पर डे आ रहा है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हीं को ही अप डाउन होने से ही क्या होता है कि जो हेल्थ है वो अफेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखना है, इस टेबल को हम लोग को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि वो सारे कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका वैल्यू नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है यूरिन में, और सेम वैसे ही वो सारे कौन से सब्सटेंस है जिनका वैल्यू ब्लड में नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। तो यहाँ देखो इस वाले में जब हम लोग देख रहे हैं इस टेबल में, तो यहाँ दिया है 82, तो ये तो हाँ 70 और 100 के बीच आया। 65 वो भी 50 से 80 के बीच में आया, तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं, ग्लूकोज जो है वो सही है बॉडी में। नेक्स्ट क्या है, यूरिया। तो यूरिया का देखो 15 से 40 के बीच में होना चाहिए, तो 29 दिया है नॉर्मल रेंज। लेकिन वही सेम चीज़ जो यूरिया है उसको यूरिन में देखो तो 20 से 30 के रेंज में होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल यहाँ कितना दिया है 35। और यूरिक एसिड को देखेंगे तो 3 से 5 होना चाहिए ब्लड में, लेकिन कितना है 7.5। और यूरिन में 600 mg होना चाहिए पर डे, लेकिन यहाँ कितना है 800 mg है। वैसे ही टोटल प्रोटीन की बात करेंगे तो यहाँ नॉर्मल रेंज में है, लेकिन यहाँ पे दिखेगा आपको 0.1 से कम ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ 0.9 है। तो अब ये सारा चीज़ जो ऊपर नीचे हो रहा है उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करने बोला था, तो हम लोग कर लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि ऐसे सब्सटेंस है जिनका वैल्यू ब्लड और यूरिन दोनों में ही हाई है। तो यहाँ से जस्ट अभी हम लोग देखें कि ऐसे सब्सटेंस कौन कौन से थे, यूरिया और यूरिक एसिड, जो ब्लड में भी और यूरिन में भी इनका वैल्यू क्या था, हाई था। Several life processes go on in our body and several reactions either related to synthesis or breakdown takes place। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस जो है वो होते ही रहते हैं। इसमें से कुछ जो है वो सिंथेसिस से रिलेटेड है, कुछ ब्रेकडाउन से रिलेटेड है। इन दोनों में से ही जो प्रोडक्ट बन करके आ रहा है वो जो है जितना है वो यूटिलाइज हो गया और बाकी का अब एक्सपेल होना है। तो जो भी चीज़ें एक्सपेल हो रही हैं उनमें मैक्सिमम जो है नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड। ये सभी क्या है, नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट है, क्योंकि वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बना है और प्रोटीन जो है वो मेनली नाइट्रोजन ही तो उसका कंटेंट है।
यानी कि सारे नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट्स जो हैं वो ही वेस्ट के फॉर्म में एक्सपेल होते हैं, और वो सारा कुछ होता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। अब ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें अ पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट रहते हैं। जैसे जस्ट हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखे कि लंग्स प्रेजेंट था, वो भी पेयर में, वैसे ही यहाँ पे वहीं पे भी देखे थे कि किडनी भी प्रेजेंट रहेगा जो कि पेयर में होगा। तो फिगर 10.A दिया है, जहाँ से हम लोग इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स को देख सकते हैं। फिगर देख लेते हैं 10.A। 11.A है, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा-सा आपकी बुक में गलत हो गया है ना, 11.A है। यहाँ पे हम लोग वेरियस पार्ट्स देख सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, जैसे यहाँ पे वीन्स एंड आर्टरीज़ दिए हुए हैं। यही वीन्स और आर्टरीज़ हम लोग लंग्स में देखे थे। फिर यहाँ पे अ पेयर ऑफ किडनी दिए हैं, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। अभी ये सारे के फंक्शंस को देखेंगे कैसे रोल परफॉर्म कर रहा है। और एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग के लंग्स में जब हम लोग उसको थोड़ा-सा इलैबोरेट करके देखे थे, लंग्स के अंदर बहुत सारे रेस्पिरेटरी ट्यूब्स थे। फिर वही ट्यूब्स को हम लोग यहाँ इलैबोरेट करके देखे थे। सेम वैसे ही किडनीज़ में उसी जगह पे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो फंक्शन यूरिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो ट्यूब्स का था ना, रेस्पिरेटरी ट्यूब्स का, वैसे ही यहाँ पे मतलब लंग्स में रेस्पिरेटरी ट्यूब्स का था, वैसे ही यहाँ पे किडनी में नेफ्रॉन्स का है। तो नेफ्रॉन्स का भी यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। वो स्टार्ट हो रहा है ऐसे इस बोमेंस कैप्सूल से, जिसके अंदर में बहुत सारे छोटे-छोटे ये ट्यूब्स प्रेजेंट हैं, जिनको कि हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और उसके ग्लोमेरुलस के अलावा यहाँ पे वुमेन्स कैप्सूल जो है वो जस्ट इसके बाद ट्यूब से कनेक्टेड रहता है। बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं इस नेफ्रॉन में, और इन्हीं ट्यूब से पास होते हुए फिर एक मेन ट्यूब आता है जिसको कि कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। और इस कलेक्टिंग डक्ट से जो भी मटेरियल पास हुआ है वो इस यूरेटर में जाता है, और यूरेटर से कंबाइन होकर के वो पूरा इस यूरिनरी ब्लैडर में और वहाँ से बाहर यूरेथ्रा के थ्रू। ये सारा इसका स्ट्रक्चर है। तो जो किडनी है उसका लोकेशन क्या दिया है बॉडी में, कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें बोथ साइड में प्रेजेंट रहता है, बॉडी के बैक साइड वाले वॉल में। ये बीन शेप के होते हैं और डार्क रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। जो ब्लड है वो हार्ट में आता है, बाकी सारे बॉडी से होता हुआ हार्ट में आता है, और हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। उन्हीं में से ही एक पार्ट जो है वो किडनी है। हम लोग उसमें सिस्टम भी देखे थे पूरा ब्लड के पासेज का, कि वो हार्ट से होकर के जब पूरे बॉडीज़ में जा रहा है तो बॉडी में कौन कौन से पार्ट में वो क्रॉस होता है। तो उसमें हम लोग पढ़े थे ना कि डिफरेंट उसका एक पूरा सिस्टम है, कि पहले यहाँ जाएगा फिर उस दूसरे ऑर्गन में। तो वो कैसे स्टार्ट हो रहा था कि पहले इंटेस्टाइन में जाता था, फिर लीवर में जाता था, फिर हार्ट में जाता था। इस टाइप से उसका पाथवे था। तो उसी पाथवे में एक पोर्शन जो है वो किडनी का है। तो जो ब्लड है वो किडनी में आर्टरीज़ के थ्रू आता है, और उसके बाद किडनी से बाहर वो वीन्स के थ्रू जाता है। अब वहीं पे अगर हम लोग हार्ट के साथ उसको कंपेयर करें तो हार्ट में ब्लड कैसे, या लंग्स के साथ में कंपेयर करें तो लंग्स में ब्लड कैसे आ रहा था। लंग्स में हम लोग देखे थे कि आर्टरीज से ब्लड जो है वो लंग्स के अंदर आ रहा था। सेम वैसे ही यहाँ पे भी किडनीज में भी आर्टरीज से ही ब्लड आता है, और लंग्स से बाहर जो ब्लड है वो वीन्स के थ्रू जा रहा था। तो सेम वैसे ही किडनी में भी लंग्स के बाहर जो ब्लड है वो वीन्स के थ्रू जाता है। अब इन आर्टरीज और वीन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उस ब्लड के जो भी कंपोजिशन है उसमें डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। मतलब आर्टरीज में जो ब्लड प्रेजेंट था वो किडनी में जब आया तो किडनी में उस ब्लड के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे, या बहुत सारे, अब न्यूट्रिएंट्स तो नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट्स ही हैं, तो किडनी में वो सारे यूज़ हो गए। और उसके बाद जब वो वापस वीन्स से पास हो रहा है तब वहाँ पे जो ब्लड का कंपोजिशन होगा और जो आर्टरीज में कंपोजिशन था वो दोनों जो है डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यूरिया का जो लेवल था वो आर्टरीज से जब किडनी में अंदर आ रहा था तो यूरिया का लेवल जो है वो हाई था, लेकिन वही जब वीन्स में है तब वहाँ पे यूरिया का लेवल जो है वो कम हो जाता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम द नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसके क्या सारे फंक्शंस है। तो अभी स्ट्रक्चर तो हम लोग देख लिए, फंक्शंस को हम लोग देखेंगे। तो जैसे किडनीज में जो एक्सचेंज होता है सब्सटेंस का, वो इन नेफ्रॉन्स के थ्रू ही होता है। ये जो नेफ्रॉन्स है उसमें सब्सटेंस जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट, थोड़ा सा प्रोटीन, वाटर, ये सारा कुछ जो है वो ब्लड वेसल्स से फ्लो होता है। और इन्हीं ब्लड वेसल से होता हुआ ये सारा सब्सटेंस कहाँ पे एंटर करेगा, एक कप लाइक स्ट्रक्चर जो था नेफ्रॉन में, बोमेंस कैप्सूल, उसमें एंटर होता है। ये सबसे फर्स्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन का। अब यहाँ से वो चीज़ें जो भी है वो सब कुछ फ्लो होगा कहाँ पे, नेफ्रॉन के ट्यूब्स में। अब ये जो ट्यूब्स हैं वो क्या करेगा कि वापस से अब ये सारे सब्सटेंस को जब वो कलेक्ट किया है तो वो उसको रिटर्न करेगा ना ब्लड में। तो ब्लड वेसल्स में बहुत ये इन सब चीज़ों को जितना उसको रिक्वायर्ड था उतना वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करके बाकी को वो ब्लड वेसल्स में रिटर्न कर देता है। अब जो भी फ्लूइड इस ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट था वो सारा का सारा जो है वो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट्स में पास होता है। कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ वो यूरेटर में जाता है, और यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में वो सारे सब्सटेंस जो है वो तब तक कलेक्ट होते हैं जब तक कि एक प्रेशर ना क्रिएट हो जाए, एक एडिक्वेट प्रेशर, जो कि फिर हम लोग को सिग्नल देता है कि अब जो सारा सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको क्या करना है, हम लोग को अपने बॉडी से एक्सप्लोड आउट कर देना है।
और ये जो एक्सप्लोजन है वो यूरेथ्रा के थ्रू होता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इस तरीके से चलता है। अब यहाँ पे जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है और इसके एक्शन को हमारे ब्रेन्स में जो नर्व्स प्रेजेंट है वो कंट्रोल करते हैं। तो ये जो ब्रेन है वो कैसे कंट्रोल कर रहा है कि कुछ एक्सटेंट तक, जैसे यूरिनरी ब्लैडर में जो प्रेशर बना हुआ है तो हम लोग तो कंट्रोल कर पाते हैं ना कि आपको किस टाइम पे उसको पास आउट करने जाना है। तो उसके क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है तो उसको पास आउट तो करना पड़ेगा, लेकिन कुछ हद तक हम लोग क्या करते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वॉलंटरी एक्शन है, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक है, पूरा एकदम वॉलंटरी नहीं है। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनीज़ के बारे में कुछ दिया हुआ है कि आर्टिफिशियल किडनीज़ आर इलैबोरेट सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल ट्यूब्स एंड मेम्ब्रेन्स दैट हेल्प इन रिमूविंग एक्सक्रीटरी वेस्ट। यानी कि आर्टिफिशियल किडनीज जो है वो एक इलैबोरेट सिस्टम है जिसमें आर्टिफिशियल ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और ये भी सेम वही फंक्शन करता है जो कि किडनी का फंक्शन है, यानी कि वेस्ट को एक्सक्रीट करना। अब ये जो किडनी होता है हम लोग की बॉडी में वो काफ़ी टाइम फेल हो जाता है, फंक्शनिंग नहीं कर पाता है, तब ऐसे केस में जो पेशेंट्स होते हैं उनको इन आर्टिफिशियल किडनीज़ के थ्रू में उनके बॉडी का जो भी वेस्ट है उसको एक्सक्रीट कराया जाता है। इस पूरे अरेंजमेंट में सेम वैसे ही ब्लड को आर्टरीज से हम लोग की किडनी की जगह इस आर्टिफिशियल किडनी में पास कराते हैं। वहाँ पे ये एक एक्चुअल में एक मशीन है और ये मशीन क्या करता है, वहाँ से वेस्ट को रिमूव करता है एंड वापस से वीन के थ्रू उस ब्लड को हम लोग बॉडी में वापस भेज देते हैं और इसी ही पूरे प्रोसेस को, इस प्रोसेस के थ्रू वेस्ट के रिमूवल को डायलिसिस बोलते हैं। अब सेवरल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हम लोग की बॉडी से एक्सपेल हो जाते हैं, जो हम लोग के लिए तो यूज़लेस है लेकिन अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए वो यूज़फुल होते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में जैसे हम लोग पढ़े हैं कि नेचर में जो वेस्ट है, किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए जो चीज़ वेस्ट है वो एक्चुअल में दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिएंट का काम कर सकता है। तो जब हम ह्यूमन्स जो हैं जो भी सब्सटेंस को एक्सपेल किए, तो क्या वो दूसरे एनिमल्स, ह्यूमन या दूसरे एनिमल जो भी एक्सपेल किए, क्या वो प्लांट्स के लिए यूज़फुल हो सकता है? और अगर है तो प्लांट्स के लिए वो कैसे यूज़फुल है? तो ये सारी चीज़ को समझने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट, जो कि वैसे ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होगा। जैसे हम लोग ह्यूमन्स में पढ़े या एनिमल्स में पढ़े हैं लाइफ प्रोसेस पूरा, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन जैसे पूरे प्रोसेस था, सेम वैसे ही सेम प्रोसेस हम लोग को पढ़ना पड़ेगा प्लांट्स में। और प्लांट जो है वो सर्टेन सब्सटेंस को सिंथेसाइज़ भी करते हैं खुद से, एनिमल्स तो नहीं बना रहे थे, तो वो जो है खुद से सिंथेसाइज़ करते हैं और उन्हीं पे ही जो है वो एनिमल वर्ल्ड डिपेंडेंट होता है। तो जो प्लांट्स का सिस्टम है वो एनिमल्स के सिस्टम से थोड़ा-सा डिफरेंट होगा, इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट अलग से हेडिंग में पढ़ेंगे और न्यू वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन आप बाकी वीडियोज़ को देखते रहिए और हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए और अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।